हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हरेंद्र कुमार आप सभी का इंजीनियर हरेंद्र क्लासेस में स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, आज हम जैसा कि बिहार पुलिस के देख रहे हैं, मेरे हाथ में सेट है और मैं आज बिहार पुलिस का क्वेश्चन जितना भी क्वेश्चन है सारा के ऑप्शन सहित डिस्कस करेंगे। ठीक है, आइए इस वीडियो में हम क्या करेंगे कि पूरा जितना जीके का क्वेश्चन है, जितना भी जीके का क्वेश्चन है सबको हम सोल्यूशन करवाएंगे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि देश में छोटे किसानों को परिभाषित किया गया है। किसान जिसके पास जोत क्षेत्र है, कह रहा है कि देश में छोटे किसानों को परिभाषित किया गया है जिसके पास जोत क्षेत्र है। अब सर कितना जोत क्षेत्र है कि उसको छोटे किसान के रूप में यानी लघु किसान कहते हैं। यानी किसी किसान के पास कितना जोत रहेगा, कितना जोत क्षेत्र रहेगा कि उसको छोटे किसान के रूप में जानेंगे। ध्यान से देखिएगा, देश में किसान जो होता है ना, किसानों को परिभाषित किया गया है जिसके पास जोत क्षेत्र है। देखिए जोत क्षेत्र पहले समझ लीजिए, जोत क्षेत्र तीन प्रकार के होता है मेरे दोस्त। जोत क्षेत्र तीन प्रकार के होता है। ठीक है, इसको अपने कॉपी में नोट कीजिएगा मेरे दोस्त। ठीक है, ये डिस्कशन है। ठीक है, देखिए एक होता है सीमांत जोत। कौन जोत? सीमांत जोत होता है। दूसरा होता है लघु जोत और तीसरा होता है मेरे दोस्त बृहत जोत। यानी कहने का मेरा मतलब है बाबू कि सीमांत जोत, लघु जोत और बृहत जोत क्या होता है सर? तो देखो, जिस किसान के पास एक हेक्टेयर से कम भूमि हो, जिस किसान के पास एक हेक्टेयर से कम भूमि हो उसे सीमांत जोत कहते हैं। ठीक है मेरे दोस्त। लघु जोत किसे कहते हैं? जिस किसान के पास एक हेक्टेयर से 5 हेक्टेयर के बीच जोत हो यानी जोत क्षेत्र हो, उसको क्या कहेंगे? लघु जोत। अब बृहत जोत सर तो 5 हेक्टेयर से अधिक जोत को बृहत जोत कहते हैं। बृहत जोत कहते हैं। यानी कहने का मतलब बाबू ध्यान से देखना कि जोत क्षेत्र तीन प्रकार के होता है। एक होता है सीमांत जोत, लघु जोत, बृहत जोत। ठीक है, और सीमांत जोत जिसके पास एक हेक्टेयर से कम भूमि हो उसे सीमांत जोत कहते हैं। अच्छा, लघु जोत सर किसे कहते हैं? जिसके पास एक हेक्टेयर से 5 हेक्टेयर के बीच जोत हो उसे कहते हैं लघु जोत। अब बृहत जोत किसे कहते हैं सर? 5 हेक्टेयर से अधिक जिस किसान के पास जोत क्षेत्र हो उसे क्या कहते हैं? बृहत जोत कहा जाता है। अच्छा सर, यहां तक तो समझ गए, लेकिन इसमें बहुत मेरे दोस्त कंफ्यूजन में होंगे कि सर हेक्टेयर क्या होता है, एक हेक्टेयर बराबर कितना होता है? तो मेरे दोस्त देखिए इधर, एक हेक्टेयर बराबर सर पूछेगा, एक हेक्टेयर बराबर 10,000 मीटर स्क्वायर होता है। 10,000 मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, एक हेक्टेयर बराबर 10,000 मीटर स्क्वायर होता है। तो अब कह रहा है कि देश में छोटे किसानों को परिभाषित किया गया है जिसके पास जोत क्षेत्र है। कितना सर? तो ऑप्शन में सुनिए, 1 हेक्टेयर से कम, 1 से 2 हेक्टेयर, 2 से 3 हेक्टेयर और 3 से 4 हेक्टेयर। बहुत मामला गड़बड़ है चला, ध्यान से देखना। देश में छोटे किसानों को परिभाषित किया गया है, तो छोटे किसान कहने का मतलब है कि लघु किसान, और लघु किसान कहने का मतलब सर तो 1 हेक्टेयर से 5 हेक्टेयर के बीच हो, 1 हेक्टेयर से 5 हेक्टेयर के बीच हो, तो 1 से 2 हेक्टेयर हो, 2 से 3 हेक्टेयर हो। अब इसमें मामला फंस जाता है कि कौन सा सिलेक्ट करे, 3 से 4 हो। अब देखो इसमें कह रहा है कि छोटे किसान को परिभाषित किया गया है तो जिसके पास 2 से 3 हो, ना कम ना ज्यादा, यानी जिसके पास
2 से 3 हेक्टेयर हो, 2 से 3 हेक्टेयर ज्योत क्षेत्र हो, ज्योत क्षेत्र हो, उसे क्या कहते हैं मेरे दोस्त? उसको कहते हैं छोटे किसान। उसको क्या कहते हैं? छोटे किसान। ठीक है, और देखो ये तो हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या कर रहा है, ये तो सारा चीज नोट डाउन करना। ठीक है, मिटाना मत मेरे दोस्त, मिटा रहा हूं अभी जस्ट, तुम लोग लिख लेना। ठीक है, देखो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन को जस्ट बोर्ड पर लिख रहा हूं। ठीक है, देखो कह रहा है कि भारत में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या कितनी है? ध्यान से देखना, भारत में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में अगर पूछे कि भारत में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या कितनी है, तो पहले ध्यान से देखो बैंकों का राष्ट्रीयकरण, बैंकों का राष्ट्रीयकरण ध्यान से देखना। अब मेरे दोस्त बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो है ना, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, राष्ट्रीयकरण सर्वप्रथम इंदिरा गांधी के शासनकाल में 1969। कब? 1969। अब सर कहिए सर, तो 19 जुलाई। ठीक है, 19 जुलाई 1969 को 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। ये सब पॉइंट माइंड में एकदम नोट डाउन रखना इसको, यानी कॉपी पर नोट डाउन करो। ठीक है, कीप इन योर माइंड। अब देखो, अब पूछता है कि ये तो सर बहुत पुराना क्वेश्चन हो गया, फिर भी क्वेश्चन पूछते रहता है, लेकिन अब लेटेस्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण, ठीक है, इसको राष्ट्रीयकरण 1980 में किया गया। 1980 में किया गया। ये कब सर? तो 15 अप्रैल 1980 को 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। ठीक है, इतना याद कर लेना। अब यहीं पर देखो आरबीआई क्या होता है सर? तो आरबीआई क्या होता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक, इसका अगर सर स्थापना पूछ दे तो स्थापना कब हुआ था? 1 अप्रैल 1935 को। इसकी स्थापना जो है ना मेरे दोस्त, 1934 के अधिनियम से 1935 में इसका स्थापना हुआ था। देखो कई बार क्वेश्चन पूछ रहता है कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो 1934 के अधिनियम से हुआ था। अच्छा सर, यहां तक तो ठीक है। अच्छा जी, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है बाबू? तो हेडक्वार्टर मुंबई में है। कहाँ है? मुंबई में हेडक्वार्टर हो गया सर। अच्छा, आरबीआई का स्थापना हो गया 1934 के अधिनियम से, हेडक्वार्टर मुंबई हो गया। सर आरबीआई का, ध्यान से सुनना, आरबीआई का मुंबई से पहले कहाँ था हेडक्वार्टर? आरबीआई का मुंबई से पहले इसका मुख्यालय कहाँ था सर? तो कोलकाता। कहाँ था? कोलकाता। हो गया ना? इसको उतारो तो जरा सर, तुरंत उतारो इसको। चलो ठीक है, तो आगे अब हम लोग देखते हैं ये कौन सा क्वेश्चन है बाबू। देखो कह रहा है कि भारत में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या। तो वर्तमान में अगर पूछेगा, और एक और क्वेश्चन इससे पहले बता देता हूं कि कोलकाता से मुंबई आरबीआई का हेडक्वार्टर मतलब मुख्यालय 1937 ईस्वी में स्थानांतरण यानी स्थानांतरण किया गया था। ठीक है, स्थानांतरण किया गया था। और देखो क्या हुआ था?
इतना सारा बैंक के बारे में हो गया। तो कह रहे कि वर्तमान भारत में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या, देखो मेरे दोस्त, वर्तमान में अगर पूछेगा ना, वर्तमान में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या कितनी है? तो राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या 11 है। किसको? तो एसबीआई को छोड़कर, एसबीआई को छोड़कर, याद रखना, एसबीआई को छोड़कर कुल अभी वर्तमान में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या कितनी है? 11 है। ठीक, अब एसबीआई आ गया टर्म, एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसका अगर स्थापना की बात करें तो बाबू 1 अप्रैल 1955 को हुआ था, 1955 को हुआ था। अब इसका भी इतिहास खंडर देंगे, जरा किताब हमको रख लेने दो, जरा किताब हमको रख लेने दो। देखो एसबीआई की अगर स्थापना करे तो 1 अप्रैल 1955 के, इसका हेडक्वार्टर की बात करें ना मेरे बाबू तो मुंबई है। कहाँ है? मुंबई है। ठीक है, स्थापना 1 अप्रैल 1955 के। और 1 अप्रैल को जानते हैं सर क्या मनाते हैं? ना 1 जुलाई 1955 और 1 जुलाई को एसबीआई का स्थापना दिवस, एसबीआई का स्थापना दिवस मनाया जाता है, स्थापना दिवस मनाया जाता है। आराम से सुनो, आराम से, ठीक है। 1 जुलाई को एसबीआई का स्थापना दिवस मनाया जाता है। 1 जुलाई को एसबीआई का स्थापना दिवस, 1 जुलाई 1955 के एसबीआई का स्थापना हुआ था। और हेडक्वार्टर कहाँ है बाबू? तो मुंबई है। ठीक है, अब सर इसका जरा इतिहास तो बता दीजिए कि इतिहास आखिर एसबीआई आया कहां से। तो जरा बैक में चलते हैं, बैक फ्लैश में इसको देखते हैं कि इसका इतिहास क्या है, पूरा खंडारते हैं, आज इसका ऑपरेशन ही कर देते हैं। आओ तो मेरे दोस्त, तनिष्क हमको टाइम दो। देखो कह रहा है कि कहां से कैसे इसका उत्पत्ति हुआ, तो ध्यान से देखना मेरे दोस्त। बैंक ऑफ इंग्लिश में लिख देते हैं तो कोनो दिक्कत, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ मुंबई, बैंक ऑफ मुंबई और बैंक ऑफ मद्रास। देखो बैंक ऑफ बंगाल की स्थापना 1806 में मेरे दोस्त, 1806 ईस्वी में। बैंक ऑफ मुंबई की स्थापना कहे तो 1840 ईस्वी में, 1840 ईस्वी में। यानी बैंक ऑफ मुंबई की स्थापना 1840 में और बैंक ऑफ मद्रास के 1843 में। अब सर मामला क्या हुआ है ना कि तीनों को मिलाकर 1921 में इंपीरियल बैंक की स्थापना होता है। कौन बैंक मेरे दोस्त? इंपीरियल बैंक की स्थापना होता है। कई बार पेपर में पूछ चुका है, ध्यान से देखना। बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ मुंबई या बैंक ऑफ मद्रास, ठीक है, या बैंक ऑफ महाराष्ट्र भी देता है। मुंबई के ना दे तो महाराष्ट्र भी, बैंक ऑफ महाराष्ट्र भी दे तो मेरे दोस्त कोई दिक्कत नहीं है। तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र के 1840 में, बैंक ऑफ मद्रास के 1843 में, और तीनों को मर्ज करके 1921 में इंपीरियल बैंक बनाया गया। ठीक, अब इंपीरियल बैंक हो गया सर, ये तीनों को मिलाकर एक में मर्ज करके और उसको इंपीरियल बैंक बना दिया गया। अब 1921 में क्या हुआ ना सर, इसका राष्ट्रीयकरण होगा। 1921 में इसका इंपीरियल बैंक नाम हो गया। उसके बाद क्या हुआ मेरे बाबू कि 1 अप्रैल, ध्यान से देखना, इंपीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण होता है। इंपीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण 1 जुलाई 1955 को होता है। और इसी का नाम बदल के 1 जुलाई 1955 को एसबीआई कर दिया जाता है। समझ गए मेरे दोस्त? यानी इंपीरियल बैंक का ही 1 जुलाई 1955 को राष्ट्रीयकरण होता है और उस दौरान इसका नाम एसबीआई कर दिया जाता है, यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अच्छा, एसबीआई देख के सर और क्या ख्याल आ गया? तो एसबीआई देखकर और ख्याल आया ये चीज कि देखो एसबीआई भारत के अगर पूछेगा ना, भारत का सबसे बड़ी वाणिज्यिक बैंक, वाणिज्यिक इंग्लिश मीडियम कमर्शियल बैंक, यानी सबसे लार्जेस्ट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक, इन इंडिया
ठीक। कौन बैंक हो तो कमर्शियल बैंक कौन है तो वो है एसबीआई। कौन है? एसबीआई। ठीक है मेरे दोस्त, एसबीआई है। इतना कर लेते हैं। अब देखो इसके बाद हम बता रहे हैं, ठीक है। इतना को अपने कॉपी में नोट डाउन करके रखना, ठीक है। चलिए आगे और भी क्वेश्चन कराना है। एक में इतना टाइम देंगे तो कैसे होगा मेरे दोस्त। देखो कह रहा है अगला ना बाबू कि 1854 से 56 ईस्वी में क्रीमिया युद्ध किसके बीच लड़ा गया। कह रहा है कि 1854 से मेरे दोस्त 56 ईस्वी में क्रीमिया का युद्ध, क्रीमिया का युद्ध। अब इसके बारे में ऑपरेशन कर लेते हैं कि 1854 से जो 56 में क्रीमिया का युद्ध हुआ था ना बाबू, तो आराम से देखो इसको कैसे। देखो ये क्रीमिया का युद्ध हुआ था ना, तो रूस, फ्रांस, इटली, ऑटोमन साम्राज्य, ये सब इस युद्ध में शामिल थे। अच्छा सर, ये को लड़का सवाल पूछेगा ना कि ये सर है ऑटोमन साम्राज्य जो कह रहे हैं, इसका मतलब तो तुर्की का जो शासक था ना, तुर्की के शासक को ऑटोमन साम्राज्य कहा जाता था। मामला ठीक है सर? अच्छा यहाँ तक तो ठीक है। 1854 से 56 में क्रीमिया का युद्ध हुआ था। ये सर इसका क्रीमिया का है नाम पड़ा, तो मामला है ना चला कि क्रीमिया इसका नाम पड़ने का वजह क्या है जानते हो? क्रीमिया नामक द्वीप पर इस युद्ध को लड़ा गया और तभी से इसका नाम क्रीमिया का युद्ध पड़ा। जैसे हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में, और हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में बाबू कहाँ हुआ था? तो हल्दी घाटी कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। तो पश्चिम बंगाल जिस जगह पर हुआ, जिसे पानीपत का युद्ध हो गया, तो पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को। तो सर पानीपत उसका नाम कहाँ पड़ा? तो पानीपत जगह पर हुआ था, कोई दिक्कत? तो उसी तरह से क्रीमिया नामक द्वीप पर हुआ था, इसलिए इसका नाम क्रीमिया का युद्ध पड़ा। कोई दिक्कत? अब देखो ये सारा क्वेश्चन हो गया। अब कह रहा है कि द लास्ट सपर एक प्रसिद्ध रिसेंस चित्रकारी है। अब द लास्ट सपर और मोनालिसा। अरे मेरे दोस्त, द लास्ट इसको हिंदी में कहे ना, चाहे लिख देते हैं इंग्लिश हिंदी में। द लास्ट सपर ना है हो। अरे बाबू सपर, द लास्ट सपर एक प्रसिद्ध रिसेंस चित्रकारी किसकी श्रेष्ठ, यानी चित्रकारी है। क्या है? चित्रकारी। या पूछा है ना कि केकर है, तो बाबू देखो ये किसका है? तो लियोनार्दो दा विंसी का होगा। लियोनार्दो दा विंची होगा। एक्चुअली विंसी दिया है इसमें, लेकिन विंची ही हम लोग पढ़े हैं। लियोनार्दो दा विंसी, ठीक है। द लास्ट सपर ऑप्शन में विंसी दिया है, विंसी लिख दिए, ठीक है। द लास्ट सपर एक प्रसिद्ध चित्रकारी था, किसका सर? तो लियोनार्दो दा विंसी का, ठीक है। और देखो सर इसका और क्या था? तो मोनालिसा हीरोइन ना, वही जे रहता वजह। मोनालिसा कहने का मतलब बाबू, मोनालिसा एक पेंटिंग है। मोनालिसा एक कई बार पेपर में पूछा है, मोनालिसा क्या है? तो पेंटिंग है। बाबू ध्यान से देखना, मोनालिसा रे सोना, मोनालिसा क्या है? तो एक पेंटिंग है। इसका भी पेंटिंग का कौन लिखा था, इसका चित्रकारी कौन किया था? तो लियोनार्दो दा विंसी। मोनालिसा और द लास्ट सपर। एगो देखो लास्ट जजमेंट होता है, ठीक है। द लास्ट जजमेंट अगर कह देगा तो है माइकल एंजेलो का जजमेंट, लास्ट जजमेंट वो मेरे दोस्त किसका है? ध्यान से देखना, वो माइकल एंजेलो का है। माइकल एंजेलो का। ये सर ये कौन था? तो माइकल एंजेलो भी देखो, ये डांसर, नृत्यकार, इंजीनियर सब था, चित्रकार मेरे दोस्त। ये मल्टीपर्पस इंजीनियर था, ठीक है। ये सब कला इसमें कुट कर भरा था। द लास्ट जजमेंट किसका है? माइकल एंजेलो का। सॉरी ब्रो, द लास्ट सपर अगर कह देगा तो ये किसका है? लियोनार्दो दा विंसी। मोनालिसा किसका है?
मोनालिसा मोनालिसा का संबंध किससे है बाबू? तो पेंटिंग से। मोनालिसा का संबंध किससे है? तो लियोनार्डो दा विंसी से। कोई दिक्कत है? कोई डाउट नहीं है तो हम मिटा कर नेक्स्ट क्वेश्चन लिख सकता हूं क्या? और राफेल क्या है वो? तो राफेल देखो मेरे दोस्त, राफेल फ्रांस से आया था ना, तो समझ जाओ कि राफेल फ्रांस के वो प्रसिद्ध चित्रकार थे। कौन थे? फ्रांस के एक प्रसिद्ध चित्रकार थे मेरे दोस्त। इसलिए राफेल जो विमान आया था ना भारत में, दसॉल्ट कंपनी बनाई थी राफेल विमान को। राफेल का बाबू देखो, राफेल विमान को दसॉल्ट 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 कंपनी ने बनाया था। अच्छा सर, ये हो गया। राफेल विमान कहाँ का था? तो फ्रांस का। कहाँ आया? तो भारत में आया। राफेल कौन था? तो राफेल एक चित्रकार था, उसी के नाम पर राफेल कौन था? तो राफेल भी एक चित्रकार था मेरे दोस्त। कौन था? चित्रकार था। कोई डाउट, कोई दिक्कत है बाबू? और तो इसका सारा ऑपरेशन हो ही गया। अब आओ बाबू, वराह मिहिर थे। अब देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन। वराह मिहिर कह रहा है, वराह मिहिर थे। अब वराह मिहिर कौन थे बाबू? तो कह रहा है कि इसको एक प्राचीन खगोलविद थे। खगोलविद थे। वराह मिहिर कौन थे बाबू? एक प्राचीन खगोलविद थे। वराह मिहिर हो गया ना। कह रहा है कि स्वयं ही तो हिंदी आ गया। विभ्रंश घाटी क्या होता है? विभ्रंश घाटी मेरे दोस्त क्या होता है? दो भ्रंशों के बीच के क्षेत्र को विभ्रंश घाटी कहते हैं। विभ्रंश घाटी कहा जाता है। आह दादा, अब हमेशा क्वेश्चन पूछता है। ये तो हो गया क्वेश्चन। एक और लो ऑपरेशन करते हैं। दो भ्रंशों के बीच के क्षेत्र को विभ्रंश घाटी कहते हैं। अब इसका हमको ऑपरेशन करने दो। देखो कई बार बाबू क्वेश्चन पूछता है ना कि नदियों के युवा अवस्था को क्या कहते हैं? नदियों की युवा अवस्था क्या कहलाती है? तो गॉर्ज क्या कहलाता है? नदियों के आहा, सब सिस्टम आज फेले का है। नदियों के युवा अवस्था को गॉर्ज कहा जाता है। गॉर्ज कहा जाता है। मामला क्या है ना गुरु? मामला गॉर्ज देखो, एक्चुअली समझो ध्यान से कि गॉर्ज क्या होता है। जैसे नदी में सूखा पड़ल बा, अचानक से उसमें पानी आया, तो जितना मल उसमें होता है ना, जितना भी अपशिष्ट पदार्थ जो होता है उसमें, तो सब क्या होता है? पानी के माध्यम से बहने लगता है, वह कर आगे जाने लगता है। यानी फ्लो के द्वारा वो क्या होता है कि आगे बढ़ने लगता है। इसके उपरांत क्या होता है मेरे दोस्त कि गाज उत्पन्न हो जाता है। यानी स्टार्ट में जब पानी आएगा ना, तो पूरा देखना कि घास पुड़ाल या उसमें जो भी कचरा रहेगा वो सब इधर उधर होने लगेगा। तो इसी को गॉर्ज कहते हैं। नदियों की युवा अवस्था वही कहलाता है। नदियों का युवा अवस्था वही कहलाता है। अब नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी दो प्रकार की होती है। नदी द्वारा जो बहा कर लाई गई मिट्टी ना, वो देखो दो प्रकार के होता है। कौन सर जी? तो एगो खादर पेपर के क्वेश्चन से तो ये आता ना मार्गो। खादर मिट्टी किसे कहते हैं? मिट्टी दो प्रकार के बताए ना, खादर मिट्टी। ठीक, खादर मिट्टी क्या है? तो नदियों द्वारा बहाकर तो लाई गई नई मिट्टी को खादर कहा जाता है। यह काफी उपज वाली होती है, क्योंकि इसमें ह्यूमस की मात्रा, ह्यूमस का एक मतलब उर्वरक की या पौष्टिक की मात्रा, उर्वरक की मात्रा अधिकतम होती है।
ठीक, यह काफी उपजाऊ वाले होती हैं। अच्छा सर खादर हो गया, तो बांगर मिट्टी क्या है दोस्त? बांगर मिट्टी क्या है? तो बांगर देखो उसे कहते हैं नदियों द्वारा बहाकर लाई गई पुरानी मिट्टी को बांगर कहते हैं। ये सर, तो यह कम उपजाऊ होता है, यह कम उपजाऊ होता है। ये सर मामला नहीं समझे हम, दोनों में अंतर हम भुला जाएंगे। भुला नहीं जाओगे, ध्यान से देखना। खादर कह दिया यानी खाद की मात्रा ज्यादा है, और खाद का मात्रा ज्यादा है ना, इसका मतलब मेरे दोस्त, खाद की मात्रा ज्यादा है कहे का मतलब कि जो नवीन मिट्टी आती है तो उसमें ह्यूमस की मात्रा ज्यादा होती है, अर्थात उर्वरक की पौष्टिक आहार के उसमें मात्रा ज्यादा होती है। ठीक, इसलिए उसे खादर मिट्टी कहा जाता है। नदियों द्वारा बहा कर लाई गई नई मिट्टी को, यानी नई मिट्टी को क्या कहा जाता है बाबू? उसको खादर मिट्टी कहा जाता है। ठीक, खादर मिट्टी कहा जाता है। यह काफी उपज वाली होती है, क्योंकि इसमें उर्वरक की अधिकता होती है। अच्छा सर, अब बांगर कैसे याद करेंगे सर? अब बताओ, खादर जो है नया हो गया, नया अधिकतम उपजाऊ होबे करता है, तो अब बांगरे ना पुराना हो गया हो। तो नदियों द्वारा बहा कर लाई गई पुरानी मिट्टी, कहिए कि मिट्टी बह कर आया है ना, ओकरे कह देंगे बांगर। यह कम उपजाऊ होता है, अच्छा सर मिट्टी है तो मिट्टी दिवस भी मानता है क्या? तो हाँ बाबू, विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर को मनाया जाता है। ये सर विश्व मृदा दिवस। अच्छा, 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है। एड्स लिख दे क्या बढ़िया से, एड्स दिवस मनाया जाता है। अच्छा सर 2 दिसंबर को तब क्या मनाया जाता है सर? 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस। अच्छा सर, तब 3 दिसंबर को विकलांगता दिवस मनाया जाता है। समझ गया ना? इस सारा पॉइंट नोट डाउन कर लेना मेरे दोस्त, बहुत बढ़िया से। ठीक है, आगे देखो हम चर्चा करते हैं। ठीक, इसके जस्ट आगे हम चर्चा करते हैं कि आगे क्या क्या है। देखो, जैसा कि ये तो हो गया सारा, इसका ऑपरेशन मैं कर दिया जितना हो सका। ठीक है, अभी कराने लगूंगा तो बहुत समय लग जाएगा मेरे दोस्त। ठीक है, अब कह रहा है कि विभ्रंश घाटी हो गया, ये अपना क्वेश्चन होगा। अफ्रीका में आसमान डैम, अरे बाप रे बाप, ये सब पता क्वेश्चन तो नहीं बनेगा। अफ्रीका में जो आसमान बांध है ना बाबू, आसमान बांध क्वेश्चन में पूछा है, ये देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, बिहार पुलिस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कि अफ्रीका में आसमान डैम द्वारा बनाई गई झील, अफ्रीका में आसमान बांध द्वारा बनाई गई झील वो क्या कहलाती है भाई? तो अफ्रीका में आसमान बांध द्वारा बनाई गई झील को क्या कहा जाता है सर? तो उसको नासेर, उसको क्या कहा जाता है? नासेर दिया है ना, नासेर कहा जाता है। अब सर आसमान बांध कहाँ है? आसमान बांध नील नदी पर है, नील नदी पर है। आसमान बांध कहाँ है बाबू? नील नदी पर है। अच्छा सर मिस्र का देन नील नदी है, मिस्र का देन नील नदी है। अच्छा सर ये तो क्लियर हो गया मैटर, जो था कि नील नदी क्या है, सॉरी मिस्र का देन किसे कहते हैं? नील नदी को कहते हैं। गीजा का पिरामिड कहाँ है? गीजा का पिरामिड मिस्र में है। पिरामिड कहाँ है बाबू? तो गीजा का पिरामिड कहाँ है? तो मिस्र में है। ठीक, नील नदी, आसमान बांध नील नदी पर है, कोई दिक्कत है? आगे क्वेश्चन कर रहा है कि उच्चतम न्यायालय में कितने न्यायाधीश है? तो देखो वर्तमान में बाबू पूछेगा ना,
अभी देखो ये पुराना सेट है, इसलिए इसके अनुसार नहीं हम वर्तमान के आंकड़ा देंगे कि वर्तमान में उच्चतम न्यायालय, उच्चतम कहने का मतलब, उच्चतम कहने का मतलब बाबू, उच्चतम न्यायालय, उच्चतम न्यायालय के मतलब सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में वर्तमान में जो है ना न्यायाधीशों की संख्या 33 + 1 बराबर 34 हो गई है, 34 हो गई है। ये सर 33 + 1 क्या है, तो एक बाबू जो है ना यह मुख्य न्यायाधीश, कौन सा, मुख्य न्यायाधीश। मेरे दोस्त, मेरे बाबू आराम से पढ़ो तुम लोग, ठीक है। देखो भाई 33 जो है ना न्यायाधीश, 33 न्यायाधीश, ये सर 33 तो बताइए, 33 देखो बाबू न्यायाधीश, एक क्या होता है, मुख्य न्यायाधीश। तो वर्तमान में 33 + 1 यानी 34 है। तो वर्तमान में उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 34 है। ये सर सुप्रीम कोर्ट की स्थापना तो बताइए, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुआ था, तो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुआ था, तो देखो सुप्रीम कोर्ट का स्थापना जो हुआ था ना वह 1950 में, 1950 में हुआ था। सुप्रीम कोर्ट का स्थापना 1950 में हुआ था। अच्छा सर सुप्रीम कोर्ट का कौन आर्टिकल में जिक्र है सर, आर्टिकल किस में, तो 124, आर्टिकल 124 में किसका जिक्र है, तो सुप्रीम कोर्ट का जिक्र है। कोई दिक्कत है। अच्छा सर सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों का कार्यकाल कितना होता है सर, कार्यकाल कितना होता है, न्यायाधीशों का कार्यकाल कितना होता है बाबू, सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों का कार्यकाल कितना होता है, तो 5 वर्ष या 65 वर्ष, 5 वर्ष या 65 वर्ष होता है। यहीं पर उच्च न्यायालय की बात करता ना बाबू, उच्च न्यायालय की बात करता तो उसका 5 वर्ष या 62 वर्ष होता। अगर उच्च न्यायालय के पूछ देना, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल, न्यायाधीशों का कार्यकाल 5 वर्ष या 62 वर्ष। अब इसमें जो लड़का है ना कुछ इसमें कंफ्यूजन होगा कि ये सर 5 वर्ष और 62 वर्ष क्या लिखवा रहे हैं, आई डोंट अंडरस्टैंड दिस, इसको मैं समझ नहीं पा रहा हूं। एक्चुअली बाबू क्या है ना कि 5 वर्ष या 65 वर्ष क्या है, कि 5 वर्ष कहने का मतलब कि जैसे मेरा अभी उम्र मान लो 65 वर्ष से पहले अगर 5 वर्ष कंप्लीट हो जाए तो हम 5 वर्ष रहेंगे। अगर मान लो बाबू जैसे मेरा उम्र अभी 62 वर्ष हो रहा है, अगर मैं सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त होता हूं तो हम और कितने साल तक, 3 साल तक कार्यभार संभालूंगा, यानी हम 65 साल पर रिटायर कर जाएंगे। यानी हमको 5 साल करना है सेवा अधिकतम, ना तो 65 वर्ष तक, ना तो 65 वर्ष तक। बात समझ में आ गया ना मेरे यूट्यूबर भाई, कहने का मतलब है कि मेरा अभी उम्र 62 वर्ष हो रहा है, अगर हमको अभी सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश नियुक्त किया गया तो हम कितना तक, 5 वर्ष या 65 वर्ष तक रहेंगे। तो अभी मेरा उम्र हो रहा है 62 वर्ष, अब 5 वर्ष अगर और कह रहा है तो 5 वर्ष या 65 वर्ष, तो अभी 62 पर हम नियुक्त होंगे ना, तो 62 3 कितना होता है 65, तो 3 साल कार्यभार संभालेंगे, 3 साल कार्यभार संभालेंगे और उसके बाद अपने आप स्वतः रिटायर हो जाना है। अगर मान लो मेरा 60 पर हुआ तो हम 5 साल दबा के करेंगे, 65 पर रिटायर होंगे, या 57 पर हो गया तो 57 से 5 जोड़ लो, या अगर तुमको 65 वर्ष में 1 साल पहले ही पूरा हो गया तुम्हारा 65 वर्ष 5 वर्ष से, तो समझ जाओ उसी टाइम रिटायर हो जाएगा। मामला समझ में आ गया ना। अच्छा जी, अब देखो आगे और क्वेश्चन देखो, ये वो बहुत खतरनाक तुम लोग को क्वेश्चन बताएंगे, ये जो क्वेश्चन बताएंगे ना एकदम हिल जाओगे, कहोगे कि अरे बाप रे बाप, ये तो क्वेश्चन में हमरा नहीं कंफ्यूजन कर देता। ये देखो कंफ्यूजन इसलिए होने लायक है ना बाबू, ध्यान से देखना मेरे दोस्त, ध्यान से देखना, नोट करके लिखना, नोट में खोट वरना हो जाएगी चोट, ठीक है। ध्यान से देखना, अगर कह देगा ना कि सर्वोच्च न्यायालय, इसको सुप्रीम कोर्ट लिख दूं क्या शॉर्ट में, यानी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने का शक्ति संसद को है, ध्यान से देखना भाई,
लग जाएगा चोट, ठीक ना। यानी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने का अधिकार किसको है? संसद को है। करने का अधिकार लिख दो ना, सबसे बढ़िया अधिकार संसद को है। लेकिन मामला गुरु जानते हैं कब फंसता है? मामला फंसता है कि पूछ देगा ना कि अगर उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में कौन वृद्धि करेगा, तो चटपटा के लेके बाद उदास हो जाता है, मार के आता है संसद, अब पता चलता है कि गलती हो गया। कैसे सर जी? तो देखो, अगर उच्च न्यायालय सॉरी ब्रो, देखो उच्च न्यायालय कहने का मतलब हाई कोर्ट के अगर पूछ देगा, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने का अधिकार किसको है मेरे दोस्त? अधिकार किसको है? तो वो है राष्ट्रपति को। किसको? राष्ट्रपति को। मामला समझ में आ गया कि नहीं भाई? ठीक है, राष्ट्रपति को है मामला। इसको ध्यान से देखना, लग जाएगा धाका, ठीक है। यानी सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या पूछेगा बाबू, तो वो किसको है? उसको बढ़ाने का अधिकार संसद को है। लेकिन पूछ देगा कतई जहर क्वेश्चन कि उच्च न्यायालय में हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने का अधिकार किसको है मेरे दोस्त? राष्ट्रपति को है। क्वेश्चन रिमार्केबल है, इसको कीप इन योर माइंड, अदरवाइज यू फ्लॉप इन योर एग्जाम। ठीक है, देखो कभी कल इंग्लिश को खींच देते हैं बीच में, ध्यान से देखो। उच्च न्यायालय हो गया। ये सर ये तो बताइए ना कि हाई कोर्ट का गठन, हाई कोर्ट का स्थापना, दोनों एक चीज है? एक चीज नहीं है मेरे दोस्त। हाई कोर्ट का गठन अगर कह देगा गठन, तो 214 आर्टिकल 214, हाई कोर्ट का गठन कह देगा तो आर्टिकल 214। कोई डाउट नहीं ना है? चलो